वीडियो के जो कि होने वाला है प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न पे। तो यार ये बहुत सी सिंपल डिज़ाइन पैटर्न है और इसका मोस्टली यूसेज आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आपको काम करना होगा ना, तो इस डिज़ाइन पैटर्न की आपको बहुत वैल्यू पड़ेगी। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस डिज़ाइन पैटर्न में हम लोग करते क्या है। ये कुछ स्टेप्स है यार, बस इतना ही आपको करना पड़ता है। यार देखो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनका जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे आप करते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक कभी कभार ना बहुत कंप्यूटेशन हैवी होता है। अब ये अंग्रेजी का टर्म कंप्यूटेशन हैवी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि यार दो तरह के टास्क होते हैं। सपोज करो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक कंस्ट्रक्टर का ऐसा है कि आपको बहुत सारी नेटवर्क कॉल करनी पड़ रही है, एपीआई कॉल करनी पड़ रही है, डेटा लाना पड़ रहा है, उस डेटा को यूज़ करके आप बाद में ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या फिर आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, उस फाइल से कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको यूज़ करके बना रहे हो। तो ये सब चीज़ों को बोला जाता है कंप्यूटेशन हैवी, जिसमें आपके सीपीयू की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे टास्क में प्रोटोटाइपल डिज़ाइन पैटर्न ये कहता है यार कि सपोज करो एक क्लास के अंदर आपको 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो 3 बार ये कंप्यूटेशन वाला टास्क होगा, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। इसकी जगह आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और जब भी आपको दूसरे ऑब्जेक्ट बनाने हो तो पहले ऑब्जेक्ट को क्लोन करवा लो। अब जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका, ठीक है। या फिर पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तरीका और इंटरव्यू टिप्स। तो यार नोटिफिकेशन का एग्जांपल लेते हैं, हर वीडियो में मैं ये लेता हूँ और सिर्फ इसी ले लेता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो और ज़्यादा एग्जांपल के रट्टे ना मारने पड़े। तो स्टार्ट करते हैं यार। सिंपली मान लो हमारी एक ईमेल नोटिफिकेशन की क्लास है, ठीक है। तो इस पार्ट को अभी आप भूल जाओ, ठीक है। या फिर चलो बता ही देता हूँ, पहले स्टेप्स ही आपको बता देता हूँ। देखो, ये पैटर्न सिर्फ इतना बोलता है कि जब भी आपको किसी क्लास को प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस से कंप्लायंस में लाना हो, तो आप कुछ मत करो यार, एक इंटरफेस बनाओ जिसका नाम प्रोटोटाइप रख दो। मैं प्रोटोटाइप यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप ऐसे रख सकते हो कि ईमेल, जैसे आप ईमेल नोटिफिकेशन क्लास को कंप्लाई कराना चाहते हो, तो आप ऐसे नाम रख दो यार, ईमेल नोटिफिकेशन प्रोटोटाइप, कुछ ऐसा टाइप का। ईमेल नोटिफिकेशन प्रोटोटाइप, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके द्वारा दिया हुआ नाम है क्लास का। और उसमें एक फंक्शन जरूर बनाना जिसका नाम होगा क्लोन, और उसका रिटर्न टाइप होगा यही प्रोटोटाइप। मतलब कि एक आपको इंटरफेस बनाना होगा, जिस इंटरफेस के अंदर ना यार, मैं आपको चलो बना के दिखा देता हूँ। सिंपल ऐसे एक इंटरफेस बनाओ, उसका कुछ भी नाम रख दो, प्रोटोटाइप सपोज मैं रख रहा हूँ नाम। और इस फंक्शन के अंदर एक, इस इंटरफेस के अंदर एक क्लोन नाम का मेथड ज़रूर बनाना, जो रिटर्न क्या करेगा, इसी प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट। क्लोन का मतलब क्या होता है यार, एक चीज़ है उसका क्लोन खड़ा कर दो। तो अगर आप एक इंसान को बोलोगे क्लोन बनाना है तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंसान ही करेगा। सिंपली एक इंटरफेस है प्रोटोटाइप जिसके अंदर एक फंक्शन है जो क्लोन करता है, तो क्लोन करने के बाद वो भेजेगा क्या, इसी प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट भेजेगा, इसलिए रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप हो गया। अब जिस क्लास को कंप्लायंस में लाना है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के, उस क्लास में इम्प्लीमेंट करवा दो ये इंटरफेस, ठीक है। आपने इम्प्लीमेंट करवाया। अब मैं 1000 बार बता चुका हूँ इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिक क्या होता है यार। जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस इंटरफेस के सारे फंक्शन को हमें ओवरराइड करवाना ही होता है। तो पहला स्टेप तो ये था कि आपने एक इंटरफेस बनाया, जिस क्लास को कंप्लायंस में लाना है उसमें वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट कराया। अब उसके मेथड को हम क्लोन करवाने का लॉजिक देखते हैं। तो ये देखो यार, अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि जो इंटरफेस है उसमें जो क्लोन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप का है, जबकि जब हमने उसको ओवरराइट कराया तो उसका रिटर्न टाइप ईमेल नोटिफिकेशन का है। ये बवाल क्या चीज़ है। तो ये बवाल नहीं है यार, ये भी मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट से दिया जा सकता है। यही नहीं, अगर 50 क्लास सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उन 50 क्लास के ऑब्जेक्ट का अलग अलग रेफरेंस इस प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट से दिया जा सकता है। इसी वजह से जब हम लोग ओवरराइड करा रहे हैं तो हम लोग ईमेल नोटिफिकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट को रिटर्न टाइप में ले सकते हैं,
क्योंकि ये जो क्लास है ईमेल नोटिफिकेशन वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब देखो यार, यहाँ पे हम लोग करते क्या है ना, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवरराइड का लॉजिक बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि नॉर्मली ये क्लास थी कैसी। इसमें तीन मेथड होंगे। ईमेल की क्लास है, रेसिपिएंट होगा, मैसेज होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब सपोज़ करो ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है ना, आपके पास तो केवल तीन स्ट्रिंग का है, रेसिपिएंट, मैसेज और सब्जेक्ट। बट आपको सपोज़ करो सबसे पहले आपको लेके एक टेम्पलेट फेच करनी है किसी ऑनलाइन S3 या कहीं पे आपने टेम्पलेट रखी है। पहले आप वहाँ से एक टेम्पलेट सिलेक्ट करके लाओगे। ठीक है। अ, उसके बाद उस टेम्पलेट के अंदर ये सब्जेक्ट, मैसेज, रेसिपिएंट सारी चीज़ भरोगे। और जब वो टेम्पलेट के अंदर डेटा भर जाएगा तो आप उसको S3 में स्टोर कराओगे। ये मैं बस सिमुलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज़ करो कि ये प्रोसेसिंग हो रही है। और ऐसे आप समझ सकते हो कि यार जो नॉर्मली हम लोग ऐसा करते भी हैं, क्योंकि आपने मेल भिजवाया और आपने भेजने से पहले उसकी बॉडी कहीं S3 में स्टोर कराई नहीं थी, और वो ईमेल भेज नहीं पाया, बीच में ही फेल हो गया। तो आप क्या करोगे, दोबारा S3 से फेच करके रिट्राई करोगे। सपोज करो ये सारा प्रोसेस सिमुलेट हैवी कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर होता है, सपोज कर लो। यहाँ पे कुछ और लॉजिक मैंने लिखा है बट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो कि कुछ हैवी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, और उस हैवी प्रोसेसिंग के बाद नॉर्मली ये कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देता है ना। यहाँ पे रेसिपिएंट इनिशियलाइज कराना मैं भूल गया, सपोज करो रेसिपिएंट भी इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पे यार। दिस, चलो ये लॉजिक मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ जाओगे। ठीक है। तो नॉर्मली ये क्लास ही डेटा मेंबर थे, उसका जो कंस्ट्रक्टर था उसमें ये हैवी लॉजिक, हैवी कंप्यूटेशन लॉजिक लग रहा था। तो अगर आप बार बार इसका ऑब्जेक्ट बनाते, न्यू नोटिफिकेशन और ये सब्जेक्ट और मैसेज पास करते, तो बार बार ये हैवी कंप्यूटेशन होता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया ना, हमने कंप्लायंस में लाने के लिए, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के कंप्लायंस में लाने के लिए एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर बना दिया, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं जाते। ठीक है। वो मान लो यहाँ पे कुछ नल नल एम्प्टी वैल्यू दे देता होगा। ठीक है। तो होगा क्या यार कि यहाँ पे सपोज करो एम्प्टी वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है। तो होगा क्या यार, जो हमारा क्लोन फंक्शन था ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया तो हैवी कंप्यूटेशन होगा। इसलिए हम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जिसमें पैरामीटर्स नहीं होंगे। वो तो क्विकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें सिंपली ये तीनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे और तीनों की वैल्यू नल 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 होगी। ठीक है। अब देखो, जो करंट ऑब्जेक्ट था उसको यूज़ करके जब हमने क्लोन कॉल किया, तो क्लोन के अंदर हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिला जो इनिशियलाइज एम्प्टी है नल वैल्यू से। उस नए वाले ऑब्जेक्ट में हमने अब ये तीनों चीज़ें इनिशियलाइज कर दी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू से। मतलब मतलब जो मेन क्लास होगी तुम्हारी, उस मेन क्लास के अंदर जब भी तुम न्यू नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाए होगे फर्स्ट टाइम, तो तुमने ये दोनों पैरामीटर कॉल किए होंगे, मतलब पैरामीटर भेजे होंगे। इस वजह से ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा और एक ऑब्जेक्ट तुम्हें बन के आया होगा। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम ये क्लोन फंक्शन कॉल कर देते हैं। और ये क्लोन फंक्शन क्या करता है, इंटरनली एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके बनता है, जिसकी वजह से इसमें दोबारा हैवी कंप्यूटेशन लॉजिक नहीं बनता। और उस इंटरनल ऑब्जेक्ट में करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हम लोग इनिशियलाइज करके इंटरनल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो मेन क्लास में इससे फ़ायदा क्या होता है ना, पहला कंस्ट्रक्टर तो चलो हैवी कंप्यूटेशन से बना था, बट जब भी तुम्हें नया कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो तुमने एक्चुअली में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके, देखो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बना, उस पहले ऑब्जेक्ट में हैवी सिमुलेशन फंक्शन कॉल हुआ और टाइम लिया, जो कि तुमने कंस्ट्रक्टर जो कॉल किया था उसमें पैरामीटर्स भेजे थे। बट जब भी ज़रूरत आई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने की, तो अगला ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया, तुमने दोबारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। मैं एक बार डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ।
जैसे मान लो ये क्लास थी, ठीक है, क्लास ईमेल नोटिफिकेशन, इसके अंदर क्लोन नाम का फंक्शन था और एक ईमेल नोटिफिकेशन कंस्ट्रक्टर था जो मैसेज और रेसिपिएंट लेता था। तुमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया था जो कोई पैरामीटर नहीं लेता था, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये मेन क्लास है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट तो तुमने बनाया, उसका नाम तुमने दे दिया ईमेल नोटिफिकेशन टाइप हुआ, और ओरिजिनल उसका नाम हुआ इक्वल टू न्यू। न्यू के बाद जब तुमने यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन दिया तो उसमें तुमने मैसेज और रेसिपिएंट पास किया, ठीक है। इसका मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसके अंदर हैवी कंप्यूटेशन होता था, तो पहले ऑब्जेक्ट में तो टाइम लग गया। अब जब भी तुम्हें रिक्वायरमेंट आई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की तो तुमने दिमाग लगाया, तुमने बोला कि मैं दोबारा इस सिंटैक्स को यूज़ करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करने की जगह मैं सीधा org डॉट क्लोन फंक्शन कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे पास कर दूंगा मेरे जो न्यू मैसेज हैं, मतलब जो मैं क्लोन में चाहता हूँ वो। तो अब ये जो क्लोन फंक्शन होगा ना, इसको कॉल कौन कर रहा है, ऑर्ग ऑब्जेक्ट, और ऑर्ग ऑब्जेक्ट में पहले ही हैवी कंप्यूटेशन हो चुका है, वैल्यूज़ भर चुकी हैं। तो इनसाइड क्लोन फंक्शन क्या होगा, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हैवी कंप्यूटेशन नहीं होगा, और तुम्हें एक नल वैल्यू से इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू कॉपी कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि जो सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा ना कॉपी वाला, वो क्विकली बन जाएगा, ऑल्दो उसमें वो शायद वो सारी वैल्यूज़ ना हों। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्लोन के अंदर हम कुछ भी नहीं पास करेंगे। हाँ, ये जो कॉपी वाला जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी अभी के लिए जो तुम डालना चाहते हो। उसमें कौन सी वैल्यू होंगी, जो वैल्यू ऑर्ग ने अपने में ली थी, यानी कि ये वाला मैसेज और रेसिपिएंट। उसके बाद सिंपल तुम यार कॉपी डॉट सेट मैसेज कॉल करोगे और इसमें वैल्यू क्या डालोगे, org डॉट गेट मैसेज। नहीं, इसके अंदर वैल्यू तुम डालोगे जो भी तुम्हें नई मैसेज तुम डालना चाहते हो, मैसेज फॉर कॉपी, ठीक है। तो सिंपली सेटर्स को यूज़ करके तुम ऑब्जेक्ट के अंदर अपने मनपसंद की वैल्यू डाल सकते हो। तो बस इतनी सी कहानी है इस पैटर्न की कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हैवी कंप्यूटेशन हो रहा है, बार बार उसको यूज़ करके ऑब्जेक्ट मत बनाओ, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो और एक क्लोन मेथड बना लो। वही मैंने कोड में आपको करके दिखाया है यहाँ पे। ये हमारा क्लोन मेथड है, ये एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी डालता है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट था जिसको यूज़ करके ये क्लोन फंक्शन कॉल हुआ है उसकी वैल्यूज़ डालता है। अब देखो इस डिज़ाइन पैटर्न में पहचानोगे कैसे कि ये डिज़ाइन पैटर्न लग रहा है। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी इंटरव्यूअर फोकस करे लो लेटेंसी को, बहुत ज़्यादा प्राइमरी फोकस दे, बोले कि लो लेटेंसी इज़ योर प्राइमरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखो हमने स्ट्रेटजी में क्या पढ़ा था, जब वो स्केलेबिलिटी को बहुत सारी प्रेफरेंस दे तो हम स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं कि शायद यहाँ पे स्ट्रेटजी पैटर्न लग रहा हो। अगर वो लो लेटेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है ना, तो आप कोशिश करो कहीं ना कहीं ये पैटर्न लग ही रहा होगा, प्रोटोटाइप पैटर्न, है ना। जहाँ पे भी उसने बोले कि हैवी प्रोसेसिंग आपको लगे कि आपके सिस्टम में हो रही है जो आप डिज़ाइन करने वाले हो, तो वहाँ पे प्रोटोटाइप पैटर्न हमेशा आपको यूज़ करना है।
बस इतनी सी कहानी है इस पूरे पैटर्न की। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है, क्या इम्प्रूवमेंट एरिया है मेरे लिए। तो अलविदा दोस्तों।